अब इनको करते हैं अप्लाई एनसीईआरटी के 3 उदाहरण से। ठीक है, एनसीईआरटी के 3 उदाहरण। तो सबसे पहले तो वो गैलोपोगस वाला ले लेते हैं अपन। आ जाए इधर। अब उसी उदाहरण को हम टेक्निकली समझें। हाँ, गैलोपोगस आप जानते हैं साउथ अमेरिका में है गैलोपोगस आइलैंड, और आप जानते हैं कि बड़ा ही लोकप्रिय आइलैंड है। ठीक है ना, ब्राज़ील के एरिया में पड़ता है साहब, और बहुत रिच बायोडाइवर्सिटी जोन है। तो वहाँ कछुए की एक खास प्रजाति पाई जाती थी, अब भी पाई जाती है, उसको वापस बचा लिया गया है। मतलब वो प्रजाति विलुप्त हो गई थी, होने को आ गई थी, ख़त्म हो गई थी। लेकिन मैं बता दूं कि हमने बड़ा एफर्ट डाला साहब और उसकी कैप्टिव ब्रीडिंग करवाई है ना, और उस कछुए की प्रजाति को बचा लिया गया है। ठीक है ना, खैर वो तो बात की बात है। अब तो एनसीईआरटी में जो लिखा हो अपन उसके अकॉर्डिंग चलते हैं। बड़ा आकार का कछुआ होता है, जाइंट टोर्टोइज भी इसको कहते हैं। बड़ा धीमा चलता है, बड़ा धीमा, सब फिटिंग विटिंग सब बहुत धीमी है इसकी। वो रह रहे थे मज़े से, अपना घास वास चल रहे थे। अब साहब वहाँ क्या हुआ, तो उसके आसपास कई छोटी छोटी बस्तियाँ बस गई है ना, छोटी छोटी बस्तियाँ बस गई। तो वहाँ के जो पालतू पशु थे, खास करके सुअर, बकरियाँ और घोड़े गधे, ये जानवर वहाँ चरने के लिए उस गैलोपोगस आइलैंड पर जाने लगे। मैं बता दूं, सिर्फ बकरियाँ उसके लिए जिम्मेदार नहीं थी, और भी प्रजातियाँ थी। जो पालतू पशु होते हैं ना, तो वो छोटे छोटे बस्तियाँ बस गई थी उसके आसपास के एरिया में। तो वहाँ के जो जानवर थे पालतू पशु, इसमें सुअर भी हैं, इसमें बकरियाँ भी हैं, इसमें घोड़े गधे भी हैं सब। ठीक है ना, तो वो चरने के लिए वहाँ जाते थे। बकरियाँ कॉमनली ज़्यादा थी, तो वो बकरियों के हिसाब से उन्होंने थे। अब सब बकरियाँ भी घास चर रही है, कछुआ भी घास चर रहा है, और दोनों सेम हैबिटेट में आ गए। अब गौर से देखो, दोनों की फंडामेंटल लिंक सेम है कि नहीं। बकरी भी घास चर रही है, कछुआ भी घास चर रहा है, और दोनों की फंडामेंटल लिंक सेम है, और दोनों सेम हैबिटेट में आ गए। तो दोनों का निक ओवरलैप हुआ, और दोनों का निक ओवरलैप हुआ तो निक ओवरलैप हुआ तो दोनों में कंपटीशन हुआ। कैसा कंपटीशन, इंटर या इंट्रा? तो वही इंटर, भूल जाओ इंट्रा कुछ होता है। बकरी अलग प्रजाति है, कछुआ अलग प्रजाति। इंटरफ्रेंस या एक्सप्लोइटिव, इंटरफ्रेंस या एक्सप्लोइटिव, इंटरफ्रेंस या एक्सप्लोइटिव, तो वही एक्सप्लोइटिव। भाई उठा उठा के थोड़ी पटक रही थी बकरियां कछुओं को, रे कछुए हट, ऐसे सींग मार मार के फेंक रही हो कछुए को। हाँ, अरे बकरियां अपना चल रही है भैया, कछुआ अपना चल रहा है। ठीक है, एक्सप्लोइटिव। रिसोर्स लिमिटेड एंड लिमिटेड, तो निश्चित रूप से रिसोर्स लिमिटेड। अब साहब उन बकरियों की फीडिंग एफिशिएंसी बहुत हाई थी, बहुत तेजी से चल रही थी, बहुत तेजी से चपाचप घास चल रही थी। कछुए तो देखते रह गए। और ऐसा होता है, ऐसा होता है। अरे कि तो खागी रे खागी रे खागी रे खागी, और भाई साहब वो कछुए देखते रह गए, बकरियां घास चरती गई है। बस टेंशन में कछुओं ने खाना ही कम कर दिया भाई साहब, और 10 साल के अंदर, विद इन अ डिकेड, द बिगनेंट टोर्टोइज आर एक्सटिंक्ट। तो भाई साहब यहाँ कंपिटिटिवली सुपीरियर साबित हुई बकरियाँ। उन बकरियों ने अपना फंडामेंटल निक को ही बना लिया अपना रियलाइज निक, और इसलिए वो अबिगनेंट टोर्टोइज न तो ऑक्यूपाई कर पाया अपनी फंडामेंटल निक, और न ऑक्यूपाई कर पाया अपनी रियलाइज निक, एंड दिस विल लीड्स टू द कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन। उदाहरण वही है, लेकिन तकनीकी रूप से हमने इसको समझा है। बोलो समझ में आया नहीं? और देखिए ये एक्सप्लॉइटेशन है, और एक्सप्लॉइटेशन मैंने कल भी आपको बोला था कि ये सिर्फ शारीरिक नहीं होता, मानसिक होता है एक्सप्लॉइटेशन। मैं आपको इसको ऐसे समझाता हूँ। ये उदाहरण घटिया, लेकिन ये सच बात है। जैसे आपने देखा होगा कभी, क्रिकेट मैच ले लो या कोई भी प्लेयर्स ले लो, कुश्ती का मैच है, बॉक्सिंग का मैच है, तो कई बार जो होता है ना, सामने वाला प्लेयर अपनी बॉडी लैंग्वेज से सामने को प्रेशर में लाने की कोशिश करता है, नहीं होता? हाँ, जैसे हार्दिक पांड्या को देखो आप, उस दिन भारत पाकिस्तान का मैच था, बॉडी लैंग्वेज जो होती है ना, बॉडी लैंग्वेज, उससे सामने वाले को प्रेशर में ले आता है, भले सामने वाला कितना ही मजबूत प्रतिद्वंदी क्यों ना हो। यही तो होता है एक्सप्लॉइटेशन, आपने मानसिक रूप से खटका पैदा कर दिया। और कंपटीशन में आधी से ज्यादा जनता तो इसीलिए निपट जाती है भाई साहब, कंपटीशन में आधी से ज्यादा जनता तो इसीलिए निपट जाती है। पता है क्यों निपट जाती है? आपने देखा होगा कई लोग जो है ना ऐसे, जहाँ खासकर जहाँ कोटा में बहुत कॉमन चीज़ है ये, है ना, वहाँ मेस में बच्चे खाना खाते हैं,
है ना। तो एक पुराना बच्चा आएगा, ऐसे सूरज छोड़ के चल जाएगा, और भाई प्रेशर रिपीटर, भैया मैं तो अभी पहली बार ही आया हूँ कोटा में। कोई नहीं, लगे रहो बेटा, 3 साल तो हमको हो गए। ये क्लास में तूने कितना पढ़ा? हाँ? यार मैं तो 3 4 बस। भाई साहब पूरा 4 बार रिवीजन कर लिया अपन ने। आधा खेल तो ऐसे ही खत्म हो जाता है आदमी का। इसी को तो बोलते हैं एक्सप्लोरेटिव कंपटीशन। माइनस माइनस, ये तो होता है एक्सप्लोटेशन। वो बकरियां उन कछुओं को उठा उठा के थोड़ी पटक रही थी। हाँ, उसका भी नहीं हुआ होगा, लेकिन खेल खेल गया ना वो सामने वाला। ये होता है एक्सप्लोरेटिव कंपटीशन, याद रखें, ठीक है। तो भाई साहब ऐसा भी होता है कि कंपटीटिव एक्सक्लूजन होता है। किसका होता है कि व्हेन द स्पीशीज नाइदर एबल टू ऑक्यूपाई द फंडामेंटल लिंक नॉर द रियलाइज लिंक। लेकिन ऐसा ही होता है ना। आओ जरा दूसरे उदाहरण पर आते हैं, ठीक है। अगला एग्जांपल ले रहे हैं साहब, कोनेल वाला, जेएच कोनेल। ही बिलोंग्स टू यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, और उन्होंने स्टडी किया कंपटीशन को अमंग द 2 स्पीसीज ऑफ बार्नेकल्स। बार्नेकल्स की 2 प्रजातियां, उनके बीच में उन्होंने कंपटीशन को स्टडी किया साहब। आ जाओ जरा। एक तो है छोटा बार्नेकल और एक है बड़ा बार्नेकल। ये तो है छोटा बार्नेकल, चेथेमेलस, और ये है बड़ा बार्नेकल, बेलेनस। ठीक है। ये हाई स्प्रिंग जोन है, ये हाई नील जोन है समंदर का, ये मीन जोन है, और ये लो नील लो स्प्रिंग जोन है।
मतलब इनका मतलब समझ लो, ये स्प्रिंग नीप का मतलब होता है, स्प्रिंग मतलब ज्वार, जो हाई टाइड जिसको कहते हैं, और नीप मतलब भाटा, लो टाइड जिसको कहते हैं, ठीक है ना। और इस रॉकी इंटरटाइडल कोस्ट पर स्कॉटलैंड के जो है ये दो बार निकल की प्रजातियां जो हैं वो हैं। अब ध्यान से देखना इसको। गौर से देखो भाई साहब इसको। मैं सीख रहा हूँ धीरे धीरे ये चित्र वित्र बनाना। उन्होंने कल ट्रेनिंग ली तो थोड़ा सा मतलब लाइन वाइन खींचना ये नहीं आता यार मेरे को, तो एक सेकंड रुको। चलो
चलो आ जाओ। आ जाओ। तो उन्होंने जो है अध्ययन किया साहब कंपटीशन का अमंग द टू स्पीसीज ऑफ बार्नेकल्स। दो प्रजातियां बार्नेकल्स की कौन सी है? छोटा बार्नेकल है चैथेमेलस और एक बड़ा बार्नेकल है बेलेनस। ठीक है, जो कहाँ पाए जा रहे हैं? रॉकी इंटरटाइल कोस्ट ऑफ द स्कॉटलैंड। भाई साहब फोटो देख लो, और फोटो को देख करके इधर वाले को मत देखो, अभी इधर वाले को मत देखो। आप मुझे ये बताओ कि इन दोनों में, अब जब सब सिखा दिया यार, अब दिमाग खराब ना करना मेरा, ठीक है? तो यहाँ कंपटीशन हो रहा है, किस चीज़ के लिए कंपटीशन हो रहा है? स्पेस के लिए। बार्नेकल मैंने तब बताया आपको, जू प्लैंक्टन्स होते हैं, ससाइल सेडेंटरी होते हैं, और ये चुपचाप पड़े रहना चाहते हैं, चट्टानों पर चिपके रहना चाहते हैं। मुझे बताइए जल्दी से इसको देख करके कि यहाँ कंपटीशन का परिणाम क्या हो रहा है? यहाँ कंपटीशन का परिणाम क्या हो रहा है? मुझे ये बताओ। कंपटीशन, इस इधर वाले इस डायग्राम को मत देखिए आप, सिर्फ इस डायग्राम को देखिए। यहाँ कंपटीशन का परिणाम क्या हो रहा है? कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन हुआ है, रिसोर्स पार्टीशनिंग हुआ है। पहले तो ये बताओ, इसको बताओ यहाँ क्या हुआ? कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन हुआ या रिसोर्स पार्टीशनिंग हुआ? पहले तो ये बताओ। रिसोर्स पार्टीशनिंग। दूसरा सवाल ये है कि रिसोर्स पार्टीशनिंग किसी एक प्रजाति ने किया या दोनों ने किया? अगर एक ने किया तो किसने? रिसोर्स पार्टीशनिंग अगर हुआ है तो किसी एक प्रजाति ने किया या दोनों ने? और अगर किसी एक प्रजाति ने किया तो किसने? गौर से देखो यार, गौर से देखो इस फोटो को। तो जिन्होंने भी लिखा दोनों ने, तो आप भोंट हैं, है ना? किसने किया? एक ने। और वो कौन है, कौन सी प्रजाति है? तो वो सब लोगों का सही जवाब आ रहा है, वो है चैथेमेलस। ठीक। तीसरी बात यहाँ इस कंपटीशन में, अच्छा इससे एक बात तो क्लियर हो गई होगी, कोई जरूरी नहीं कि रिसोर्स पार्टीशनिंग दोनों ही प्रजातियां करें, किसी एक को भी करनी पड़ सकती है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि रिसोर्स पार्टीशनिंग दोनों ही प्रजातियां करें, किसी एक प्रजाति को भी रिसोर्स पार्टीशनिंग करनी पड़ सकती है। समझ में आ गई बात? कोई जरूरी नहीं कि दोनों ही प्रजातियां रिसोर्स पार्टीशनिंग करें। तो क्या आप इसको देख करके बता सकते हैं कि इन दोनों प्रजातियों में कोई एक कॉम्पिटिटिवली सुपीरियर है, इन्फीरियर है, या यहाँ कोई सुपीरियर इन्फीरियर है ही नहीं? जल्दी बताओ, क्या आप ये बता सकते हैं कि इनमें से कोई एक प्रजाति सुपीरियर इन्फीरियर है या नहीं है? और अगर है तो वो कौन सी है? मैं इसको थोड़ा बेलेनसिस सुपीरियर, जेबा करिए दोनों सुपीरियर इन्फीरियर, बेलेनसिस सुपीरियर। शाबाश। अच्छा आपने कहा बेलेनसिस सुपीरियर, तो आपने किस आधार पर कहा कि बेलेनसिस कॉम्पिटिटिवली सुपीरियर? आपने किस आधार पर कहा कि बेलेनसिस कॉम्पिटिटिवली सुपीरियर? क्योंकि उसने, शाबाश, उसकी फंडामेंटल नहीं को रियलाइजेशन। शाबाश, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब जरा गौर से देखो कि यहाँ कंपटीशन चल रहा है। कंपटीशन कैसा चल रहा है? इंटर स्पेसिफिक और इंट्रा स्पेसिफिक। दिस कंपटीशन इज इंटर स्पेसिफिक और इंट्रा स्पेसिफिक। तो इतना तो कॉमन सेंस अब तक लगी गया होगा साहब, इट इज इंटर स्पेसिफिक, है ना? दो अलग अलग प्रजातियां हैं, बेलेनस बेलेनाइटिस, चैथेमेलस सिस्टिलेटस। ठीक है। कंपटीशन कैसा है? इंटरफेरेंस या एक्सप्लोइटिव?
तो ये मैं बताऊंगा आपको, द कंपटीशन इज इंटरफेरेंस। यहाँ इंटरफेरेंस कंपटीशन, इंटरफेरेंस कैसे चल रहा है जरा गौर से देखो कि चैथम-मेलस का फंडामेंटल लिंक नहीं, एक्सप्लोरेटिव नहीं है, यहाँ इंटरफेरेंस है। वो मैं बताऊंगा, रहने दो तुम, वो मैं बताऊंगा, वो आप नहीं बताओ, मैं बताऊंगा इंटरफेरेंस कैसे है। मैं बता रहा हूँ आपको कैसे है। गौर से देखो, ये जो छोटा बारनिकल है चैथम-मेलस, इसका फंडामेंटल लिंक होल इंटरटाइडल रीजन है कि नहीं? इसका फंडामेंटल लिंक होल इंटरटाइडल रीजन है कि नहीं? ठीक है, इसका मतलब ये चैथम-मेलस इधर नीचे आने की ट्राई करता होगा कि नहीं करता होगा? तो पहली बात, इस चैथम-मेलस को ओनली इन अपर पार्ट ऑफ दिस इंटरटाइडल रीजन रेस्ट्रिक्ट कर दिया कि नहीं कर दिया? किसने? बेलेनस ने। इस बेलेनस ने इस चैथम-मेलस को ओनली इन द अपर पार्ट ऑफ दिस इंटरटाइडल रीजन रेस्ट्रिक्ट कर दिया कि नहीं कर दिया? इस चैथम-मेलस को अपनी कॉम्पिटिटिव एज नहीं लेने दे रहा। कौन? बेलेनस। या इस चैथम-मेलस को इस इंटरटाइडल रीजन पर फैलने से रोक दिया। किसने? बेलेनस ने। कोशिश तो करता होगा ये चैथम-मेलस। तो चैथम-मेलस जब ये आगे आने की कोशिश करता है ना, तो पता है बेलेनस क्या करते हैं? बेलेनस करते हैं ओवर क्राउडिंग। इस चैथम-मेलस के चारों तरफ इकट्ठा हो जाते हैं और भाई साहब इन चट्टानों को कुतर देते हैं जिस पर चैथम-मेलस ने अपने एडेसिव स्ट्रक्चर जमाए हैं, और उठाकर पटक देते हैं। चलो उधर अपनी औकात में रहो। निक मतलब औकात ही होती है, उठाकर पटक देते हैं। तो यहाँ फिजिकली एक दूसरे के साथ कॉम्पीट किया जा रहा है, फिजिकली इंटरफेयर किया जा रहा है। दिस इज द इंटरफेरेंस कॉम्पिटिशन। तो पहली बात, यहाँ कंपटीशन में क्या हुआ? तो कंपटीशन का परिणाम हुआ रिसोर्स पार्टीशनिंग, और वो किसने किया? वो चैथम-मेलस ने किया। क्यों? क्योंकि चैथम-मेलस का फंडामेंटल लिंक है होल इंटरटाइडल रीजन, बट इट हैव टू ऑक्यूपाइड द रियलाइज्ड लिंक। केवल और केवल रियलाइज्ड लिंक हासिल करना पड़ रहा है इसको। दैट इज द ओनली अपर पार्ट ऑफ दिस इंटरटाइडल रीजन। रही बात बेलेनस इज कॉम्पिटिटिवली सुपीरियर। क्यों? क्योंकि द फंडामेंटल लिंक ऑफ बेलेनस एंड रियलाइज्ड लिंक ऑफ बेलेनस इज सेम, दैट इज द लोअर पार्ट ऑफ दिस इंटरटाइडल रीजन। कोनेल ने क्या किया? इस एरिया का एक बड़ा हिस्सा अपने नियंत्रण में लिया, कंट्रोल किया। जैसे वो रॉबर्ट पाइन वाला प्रयोग मैंने आपको बताया था, कीस्टोन स्पीसीज का, डिजास्टर वाला। तो ऐसे ही एक बड़ा एरिया इंटरटाइडल रीजन उन्होंने अपने नियंत्रण में लिया और यहां से हटा दिया किसको? तो बेलेनस को। बाय कोनेल। ठीक है, और जब उन्होंने यहां से बेलेनस को हटा दिया, हाँ, तो क्या देखा? एक ही साल के अंदर परिणाम आ गया भाई साहब। चैथम-मेलस पूरे के पूरे इंटरटाइडल रीजन में फैल गया। चैथम-मेलस पूरे के पूरे इंटरटाइडल रीजन में फैल गया। बताइए ये क्या हो गया? इसे क्या कहेंगे? इसे क्या कहेंगे? बताइए क्या कहेंगे? कॉम्पिटिटिव रिलीज। In the absence of competing species, the other species leave the fundamental realized neck and occupy the fundamental neck. कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन समझा दिया, कॉम्पिटिटिव रिलीज समझा दिया। ठीक है, पहले तो एनसीईआरटी की बात कर लेते हैं, फिर इसका दूसरा पहलू पर आएंगे। जल्दी से खोलो वही वापस पेज नंबर 234 35, पेज नंबर 235, जल्दी खोलो पेज नंबर 235। पेज नंबर 34 की 234 की लास्ट लाइन, वहां से शुरू कर रहा हूं कि द अकरेंस ऑफ कंपटीशन इन नेचर कम फ्रॉम व्हाट इज कॉल्ड कॉम्पिटिटिव रिलीज। द अकरेंस ऑफ कंपटीशन इन नेचर कम फ्रॉम व्हाट इज कॉल्ड एज कॉम्पिटिटिव रिलीज। कॉम्पिटिटिव रिलीज से भी कंपटीशन का सबूत मिलता है। स्पीसीज शो, अब देखो आप कितना मतलब इसको बोलते हैं, देख रहा है विनोद कैसे लिख रहा है।
दूसरी लाइन पढ़ रहा हूँ, पेज नंबर 235 की। A species whose distribution is restricted to a small geographical area because of the presence of a competitively superior species is found to expand its distributional range dramatically when the competing species is experimentally removed. अब फिर इसको समझा रहा है ये। Cornell's Elegant Field experiment showed that on the rocky sea coast of Scotland, the larger and competitively superior barnacle balanus dominates the intertidal region. अब बताओ इसको dominates बता रहा है और competitively superior बता रहा है, बताओ कैसे? क्योंकि इसका फंडामेंटल निक और रियलाइज निक सेम है। The coast of Scotland, the larger and competitively superior barnacle balanus dominates the intertidal area and exclude the smaller barnacle Chethamalus from that zone. ये बैलेनस क्या कर रहा है? इस Chethamalus को इस जोन से एक्सक्लूड कर रहा है। भाई निक ओवरलैप हो रहा है तभी तो कंपटीशन है। ये देखो ना, ये पार्ट ये निक ओवरलैप नहीं कर रहा है इन दोनों का, तभी तो कंपटीशन है। इन बस हो गया, खत्म खत्म, ठीक है, हो गया खत्म। बताइए भाई साहब, आधा घंटा लगा इसको समझाने में, 4 घंटा, उसको 4 लाइनों में निपटा दिया। समझ रहा है विनोद? देख रहा है कैसे एनसीईआरटी मजाक करती है और मजाक में कितनी सीरियस बात कह जाती है। समझ में आ रहा है? फिर आ जाते हैं तीसरी चीज पर जो कंपटीशन में होती है, और वो होती है क्या? तो वो होती है भाई साहब रिसोर्स पार्टीशनिंग। रिसोर्स ये फोटो भी है, ये भी आप देख सकते हैं। ये अपन ने उससे डिस्कस कर ही लिया। मैं उस पहलू पर भी आना चाहता हूँ। अरे यार, एक छोटा सा बात रह गया इसका, तो वो भी मैं जल्दी से कर रहा हूँ। अच्छा, मजेदार बात क्या थी पता है? मजेदार बात क्या थी? मजेदार बात ये थी, इस पूरे प्रयोग में आपको ये तो समझ में आ गया होगा, कि बैलेनस का जो फंडामेंटल निक है वही रियलाइज निक है। चेथामेलस का सॉरी इस प्रयोग में आपको ये समझ में आ गया होगा कि चेथामेलस का जो रियलाइज निक है वह तो अपर पार्ट है, लेकिन फंडामेंटल निक द होल इंटरटाइडल रीजन है। ये आपको समझ में आ गया। क्यों? क्योंकि जब आपने बैलेनस को हटाया तो चेथामेलस पूरे क्षेत्र में फैल गया। इसका मतलब इस चेथामेलस को बैलेनस ने रेस्ट्रिक्ट किया हुआ था। इस चेथामेलस की निक बैलेनस के निक के साथ ओवरलैप हो रही थी और इसमें बैलेनस सुपीरियर साबित हुआ और उसने इसको रेस्ट्रिक्ट कर दिया ओनली अपर पार्ट ऑफ द इंटरटाइडल रीजन। तो इस प्रयोग से ये तो पता चल गया ना कि फंडामेंटल निक ऑफ चेथामेलस इज होल इंटरटाइडल रीजन बट द रियलाइज्ड निक इज ओनली अपर पार्ट। लेकिन इस प्रयोग से ये कैसे पता चला कि बैलेनस का रियलाइज्ड निक भी समझ में आ रहा है कि इन द प्रेजेंस ऑफ कॉम्पिटिटर दिस लोअर पार्ट। लेकिन ये कैसे समझ में आया कि द फंडामेंटल निक ऑफ बैलेनस इज ओनली दिस लोअर पार्ट ऑफ इंटरटाइडल रीजन? ये कैसे समझ में आया कि फंडामेंटल निक की? तो समय कम है, जल्दी से बताता हूं। कोनेल ने 2 तरह के एक्सपेरिमेंटल प्लॉट्स बनाए थे। हाँ, 2 तरह के एक्सपेरिमेंटल प्लॉट्स बनाए थे। एक वो जिनमें उन्होंने रिमूव किया था किसको? तो जिनमें उन्होंने रिमूव किया था इस बैलेनस को, जिसका जिक्र एनसीईआरटी में। तो जब बैलेनस को रिमूव किया तो चेथामेलस पूरे क्षेत्र में फैल गया। कुछ प्लॉट्स में उन्होंने रिमूव किया किसको? तो कुछ प्लॉट्स में उन्होंने रिमूव किया चेथामेलस को। और मजेदार परिणाम यहां मिले कि जहां उन्होंने चेथामेलस को रिमूव किया तो भाई साहब बैलेनस फैला ही नहीं, वो यही था। इसका मतलब यार बैलेनस को हटाते हैं चेथामेलस पूरे में फैल जाता है, लेकिन जब चेथामेलस को हटाते हैं बैलेनस पूरे में नहीं फैलता। इवन उन्होंने खुद ने कोनेल ने 2-4 बैलेनस को उठा करके रख दिया ऊपर, भाई मेरा नीचे ही आ गया। यार ये क्या हो रहा है? तो पहली बात इससे एक तो ये समझ में आ गया कि द फंडामेंटल निक ऑफ द बैलेनस इज द ओनली लोअर पार्ट।
and the same realizing also, and that's why it is competitively superior. रही बात ऐसा क्यों हो रहा था, तो भाई साहब इस इंटरटाइडल रीजन के लिए कम अडेप्टेड था कौन? बेलेनस। कंपिटिटिवली सुपीरियर है बेलेनस, लेकिन इस इंटरटाइडल रीजन के लिए कम अडेप्टेड है, लेस अडेप्टेड है बेलेनस, मोर अडेप्टेड है चैथेमेलस। क्या पाया कोनेल ने कि एक्चुअल में इस बेलेनस में जो एडहेसिव स्ट्रक्चर हैं वो वैसे नहीं हैं जैसे चैथेमेलस के पास है। ये हाई स्प्रिंग हाई नीप का मतलब पता है क्या है? जब ज्वार आता है बहुत तेजी से चट्टानों पर लहरें टकराती हैं। चैथेमेलस के पास एक लाइन पढ़ी थी मैंने ऑर्गेनिज्म वाले पार्ट में, मैंने कहा इस लाइन को गांठ बांध लो, सोइल वाले में लास्ट लाइन कि द सेडिमेंट करेक्टर आल्सो डिसाइड द टाइप ऑफ बेंथिक एनिमल्स थ्राइव देयर। याद आ रहा है? सोइल में लास्ट वाली लाइन वो यहां के लिए लिखी हुई थी वो लाइन, सेडिमेंट करेक्टर। ये जो चट्टानी क्षेत्र है हाई स्प्रिंग हाई नीप वाला जोन, जहां बहुत तेजी से लहरें टकराती हैं, चैथेमेलस के जो एडहेसिव स्ट्रक्चर होते हैं वो इस तरीके के होते हैं कि वो वहां टिका रहता है, हाई स्प्रिंग हाई नीप का भी असर उस पर नहीं होता और इसलिए यहां हो रहता है। लेकिन बेलेनस के पास वो एडहेसिव स्ट्रक्चर नहीं है जो चैथेमेलस के पास है, और इसलिए जब चैथेमेलस को हटाया गया तो बेलेनस की डिस्ट्रीब्यूशनल रेंज में कोई चेंज नहीं आया। और यहां से एक बहुत बड़ा सबक है मेरे बच्चों, जीवन के लिए सबक है, सब बच्चों के लिए सबक है। क्या होंगे आप ज्यादा अडेप्टेड, आए होंगे आपके 10th 12th क्लास में 98% मार्क्स, किया होगा 2-3 साल कोचिंग, पढ़ लिए होंगे आप एक्स में और वाई में जेड में। याद रखिए कॉम्पिटिटिवली सुपीरियर वो होता है जो अपनी फंडामेंटल निक को ही बना लेता है अपनी रियलाइज्ड निक। है बेलेनस लेस अडेप्टेड। आपने चैथेमेलस को कॉम्पिटिटिवली सुपीरियर नहीं कहा, आपने बेलेनस को कॉम्पिटिटिवली सुपीरियर कहा। क्यों? क्योंकि बेलेनस ने अपनी फंडामेंटल निक को ही बना लिया अपनी रियलाइज्ड निक। होगा चैथेमेलस मोर अडेप्टेड, आए होंगे आपके 98%, पढ़ लिए होंगे आप एक्स में वाई में जेड में, इससे आप कॉम्पिटिटिवली सुपीरियर साबित नहीं हो जाते। कॉम्पिटिटिवली सुपीरियर तो वही होता है जो अपनी फंडामेंटल निक को ही बना लेता है अपनी रियलाइज्ड निक। और फिर कंपटीशन में होती है तीसरी चीज, रिसोर्स पार्टीशनिंग। तो उस रिसोर्स पार्टीशनिंग का भी एग्जाम्पल जो है वह एनसीईआरटी में दिया हुआ है। मैं अगली क्लास में आपको डार्विन का भी एग्जांपल बता दूंगा, पहले मैं इन तीनों को बताता हूँ जो एनसीईआरटी में। रॉबर्ट मैकआर्थर साहब ने स्टडी किया कंपटीशन को अमंग द 5 स्पीसीज ऑफ वर्बलर्स। वर्बलर मतलब ये चिड़िया का नाम है, कॉमन भाषा में फॉरेस्ट सॉन्ग बर्ड भी इसको कहते हैं, और यहाँ 5 प्रजातियां हैं। अरे भाई जेबा, तुम लोट के पीछे आ रहे हो, तुम लोट के पीछे आ रहे हो। अपन ने वो क्वाड्रेटम और ब्रूसेरिया वाला एग्जाम्पल नहीं देखा? क्वाड्रेटम और ब्रूसेरिया वाला, क्वाड्रेटम और ब्रूसेरिया वाला एग्जाम्पल देखा था ना? दोनों का था निक सेम, दोनों की पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ रही थी लेकिन कम थी ना। तो बस वही चीज है, आप बार बार थोड़ी सी बात को बोलेंगे। ठीक है, तो जो है क्या नाम से 5 स्पीसीज हैं वर्बलर की, तो वो compete कर रही हैं किसके लिए? कॉमन रिसोर्स दैट इज फूड। और वो फूड क्या है? इंसेक्ट, जो कहाँ पाया जाता है? स्प्रूस ट्री। उसी यूनिवर्सिटी कैंपस में स्प्रूस ट्री है, उस पर ये 5 प्रजातियां इंसेक्ट्स को फीड करती हैं। उन्होंने क्या पाया कि इन 5 प्रजातियों का फंडामेंटल निक सेम है, यानी वो 5 प्रजातियां वर्बलर की उस पेड़ पर, स्प्रूस ट्री पर, जो यूनिवर्सिटी कैंपस में है, यूनिवर्सिटी ऑफ प्रिंसटन को बिलोंग करते हैं, ये बता दूं आपको, अमेरिका में है। वहाँ पर उन्होंने प्रयोग किए थे, 60 के दशक के प्रयोग हैं और बड़ा महत्वपूर्ण प्रयोग है। तो उन्होंने जो है ये पाया कि इन 5 का फंडामेंटल निक सेम, लेकिन जब भी कोई 2 प्रजातियां या 2 प्रजातियों के इंडिविजुअल उस स्प्रूस ट्री पर होते हैं, तो उन्होंने क्या पाया कि वो दोनों प्रजातियां उस स्प्रूस ट्री के अलग अलग हिस्से में फीड कर रही होती। जैसे मान लीजिए ए प्रजाति का इंडिविजुअल, तो उसके साथ कोई बी प्रजाति का इंडिविजुअल है, तो वो एक खास हिस्से में फीड करेगा, ए प्रजाति का इंडिविजुअल भी और बी प्रजाति का इंडिविजुअल भी। और अगर उस पर मान लो ए प्रजाति के ही इंडिविजुअल हैं, तो फिर वो इंसेक्ट्स को कहीं भी फीड कर सकते हैं। आ जाओ जरा जल्दी से मैं समझा देता हूं। ये स्प्रूस ट्री है,
फंडामेंटल लिंक उन पांचों प्रजातियों की सेम है। फंडामेंटल लिंक उन पांचों प्रजातियों की सेम, यानी कि वह कहीं भी फीड कर सकते हैं इस ट्री पर इंसेक्ट्स को। वो कहीं भी फीड कर सकते हैं इस पर इंसेक्ट्स को, लेकिन पांचों का रियलाइज्ड लिंक अलग। पांचों का रियलाइज्ड लिंक अलग मतलब, तो उन्होंने क्या पाया कि पांचों इस ट्री के अलग अलग हिस्सों में फीड करते हैं। चलो मैं ऐसे बना, समय कम है। जब कोई भी दो इंडिविजुअल होगा, कहीं भी फीड, ए प्रजाति का इंडिविजुअल है, मान लो 10, तो वो कहीं पर भी इस पेड़ पर इंसेक्ट्स को फीड कर सकता है। लेकिन मान लीजिए ए प्रजाति के इंडिविजुअल के साथ बी प्रजाति का इंडिविजुअल है, तो ए प्रजाति के इंडिविजुअल तो फीड करेंगे कहाँ पर, इंसेक्ट्स को। तो ए प्रजाति के इंडिविजुअल तो फीड करेंगे इंसेक्ट्स को जो है एट द टिप ऑफ ब्रांचेस। इनके नाम है, पर अपन 12th स्टैंडर्ड पढ़े थे, नाम लिखने की जरूरत नहीं है। और बी प्रजाति के इंडिविजुअल फीड करेंगे इंसेक्ट्स को कहाँ, तो डेंस फोलिएज में। अगर मान लो बी प्रजाति के साथ कोई दूसरी सी प्रजाति है, तो सी प्रजाति के इंसेक्ट्स विल बी फीड ऑन द लोअर ब्रांचेस। लोअर ब्रांचेस पर जो इंसेक्ट्स हैं उनको फीड कर लेंगे। डी प्रजाति के इंसेक्ट्स फीड ऑन हाई ऑन ट्री, और ई प्रजाति के जो इंडिविजुअल्स हैं दे विल फीड एट द अपेक्स ऑफ ट्री। इंसेक्ट्स जो पेड़ के अपेक्स पर है। पांचों का फंडामेंटल लिंक सेम, लेकिन पांचों का रियलाइज्ड लिंक अलग। एंड दिस इज द रिसोर्स पार्टीशनिंग। अब आप देख लीजिए कंपटीशन में तीनों चीजें हो रही हैं और नेचर में ज्यादा ही होता है। अच्छा, इस रिसोर्स पार्टीशनिंग से क्या कंपटीशन खत्म हो जाता है? नहीं, कंपटीशन खत्म नहीं होता, लेकिन कंपटीशन की इंटेंसिटी कम हो जाती है। और ये ऐसा एकदम नहीं होता, इवोल्यूशन है, समय लगता है। ये आप कोई एक जनरेशन देख करके कंक्लूड नहीं करते कि ए प्रजाति की और बी प्रजाति के इंडिविजुअल है, तो द इंडिविजुअल्स ऑफ ए स्पीसीज विल फीड एट द टिप ऑफ ब्रांचेस एंड द इंडिविजुअल्स ऑफ बी स्पीसीज फीड द इंसेक्ट्स इन द डेंस फोलिएज ना। ये 2-3 जनरेशन 4 जनरेशन तक आप देख रहे हैं, तब जाकर के आप कंक्लूड करते हैं दिस इज द इकोलॉजिकल लिंक स्पेसिफिकेशन ऑफ स्पीसीज। बोलो समझ में आया नहीं? बाकी का जो हिस्सा थोड़ा सा इसका है वो हम अगले लेक्चर में बात करेंगे, अगली क्लास में बात करेंगे। निश्चित रूप से आपको मजा आएगा, पूरी एनसीईआरटी पढ़ लीजिए, अब आपको समझ में आ जाएगी और आप बिल्कुल एंजॉय कर रहे हो, और फिर रिकॉर्डिंग तो देख लीजिए। चलिए साहब, आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।